हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एजुकेशनल हब। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्ण व्यवस्था तथा उच्चारण स्थान, जिसको वर्ण विचार के टॉपिक में इंक्लूड किया जाता है। ये हमारा सेकंड टॉपिक होगा। इससे पहले हम भाषा का एक टॉपिक कर चुके हैं और वो कंप्लीट टॉपिक है और वहाँ पर MCQs भी हैं। 25 क्वेश्चंस हैं भाषा से आधारित। ये हमारा सेकंड टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, वर्ण व्यवस्था तथा उच्चारण स्थान, जिसको वर्ण विचार फोनोलॉजी कहा जाता है इंग्लिश में। उच्चारण तथा वर्तनी का गहरा संबंध होता है। उच्चारण मतलब जिस चीज़ का हम उच्चारण करते हैं और वर्तनी होती है स्पेलिंग। इनका आपस में क्या संबंध है? शुद्ध उच्चारण से ही शुद्ध लेखन संभव है। अगर हम सही से उच्चारण स्पेल कर रहे हैं तो सही से हम राइट कर सकते हैं। भाषा का उच्चारण ध्वनियों से होता है। प्रत्येक ध्वनि के लिए विशेष चिन्ह निर्धारित किया गया है। जैसे ई की ध्वनि है तो ई के लिए अलग चिन्ह है, ऊ की ध्वनि है तो ऊ के लिए अलग चिन्ह है। यह विशेष चिन्ह ही वर्ण कहलाता है। इसी को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आता है शब्द, अक्षर, वर्ण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। संसार में अनेक ध्वनियाँ प्रचलित हैं। मनुष्य के मुख से भी अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं। ये समस्त ध्वनियाँ वर्ण नहीं कही जा सकती। भाषा के अंतर्गत कुछ ध्वनियाँ स्वीकृत करके उनके चिन्ह अंकित किए गए हैं। भाषा जैसे अलग अलग लैंग्वेज के कुछ अलग अलग अक्षर होते हैं और उनके कुछ शब्द होते हैं, वर्ण भी होते हैं उनमें, तो उनको स्वीकार नहीं किया गया है। भाषा में वही स्वीकृत की गई हैं जो सही से उच्चारण की जाए और जिनके चिन्ह बनाए जाएं। रूप को वर्ण कहते हैं। मतलब वर्ण किसे कहते हैं? किसी भी रूप को हम वर्ण कहते हैं। किसी अक्षर के रूप को वर्ण कहते हैं। क, च, ट, त, प, ये सारे क्या हैं? ये वर्ण हैं। इनके कोई भी टुकड़े नहीं हो सकते, खंड नहीं हो सकते, क्योंकि वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना हो सके उसको हम वर्ण कहते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि मौखिक ध्वनियों को व्यक्त करने वाले चिन्ह को वर्ण कहते हैं। भाषा के ज्ञान के लिए वर्णों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। अगर आपको भाषा सीखनी है तो आपको वर्ण पहले आने चाहिए, तभी आप भाषा सीख पाएंगे। परिभाषा की अगर बात करें, डेफिनेशन क्या होती है, तो भाषा की छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिनके और टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे अ, आ, क, ख, इनके कोई भी टुकड़े नहीं हो सकते, इसीलिए इनको वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्णमाला की अगर बात करें तो वर्णों के क्रमिक रूप में व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे अ से लेकर ह तक, है ए से लेकर अनार से लेकर है हल तक। हिंदी भाषा की वर्णमाला में 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं, 2 अयोगवा हैं और कुल मिलाकर कितने हैं? 46 वर्ण हैं। देखिए 33 क्या हो गए? व्यंजन हो गए। 11 क्या हो गए? स्वर हो गए। ये 44 हो गए, प्लस जो 2 हैं वो अयोगवा हैं, तो इनको मिलाकर 46 व्यंजन है। तो पूछा जाता है वर्ण है। तो पूछा जाता है कि वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो 46 जो हैं वो वर्ण हैं। उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। एक है स्वर और एक है व्यंजन, जिसको वोवल और कॉन्सोनेंट बोलते हैं। बात करें अगर देवनागरी वर्णमाला की, स्वर में क्या क्या आएंगे आप देख लीजिए। अ, आ, छोटी, बड़ी, उ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सारे स्वर होते हैं। जबकि अ जो है वो अनुस्वार होता है। ये वाला जो अ है वो अनुस्वार होता है। मात्राएं देखिए, जैसे ये वाली मात्रा है, ये वाली मात्रा है, अब ये वाली है, फिर ये बड़ी की मात्रा है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, फिर एक सिंगल मात्रा ओ की, फिर डबल मात्रा। तो ये सारे क्या हैं? ये मात्राएं हैं। और विसर्ग आएगा, ये विसर्ग होता है। जिस अ के पीछे 2 बिंदु लगे हैं उसको विसर्ग में इंक्लूड करते हैं। व्यंजन की अगर बात करें तो स्पर्श मतलब मूर्छ जिसे कहते हैं। क, ख, ग, घ, अड़ा, ये सारे क्या हैं? ये क्वरग के हैं। क्वरग जैसे होता है ना, क्वरग, चौरग, त्वरग, टोरग, पौरग, ये सारे अलग अलग इनमें वर्ण आते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अड़ा, ये क्वरग में आते हैं। च, छ, ज, झ, न, ये च्वरग में आते हैं। आगे देखते हैं। ट, ठ, ड, ढ, न,
ये अड़ और ढ ये भी त्वरग में आते हैं। त थ द ध न ये त्वरग में आते हैं। प फ ब ब म ये पौरग में आते हैं। तो यहाँ से इजी रहेगा। देखिए ट से क्या है, त्वरग है। त से क्या है, त्वरग है। प से क्या है, पौरग है। और जो क ख ग वाले हैं वो क्वरग में है, तो कैसे क और कैसे पर्ग, और च छ ज ज न वो च्वरग में आते हैं। अंतस्तः की अगर बात करें, ये मेन इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन देता है एग्जामिनर। अंतस्तः जिनको सेमी वोवल्स बोलते हैं, य र ल व, अंतस्तः कितने हो गए, 4 हो गए। ऊष्म व्यंजन कितने हैं, स श श ह, जिनको बोलते समय एक घर्षण सा आए उनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन की अगर बात करें तो संयुक्त व्यंजन का मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ। जैसे अक्ष होता है तो इसको कैसे लिखा जाता है, क प्लस श, ठीक है। और जैसे त्र है तो इसको कैसे लिखा जाएगा, त प्लस र। ये दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं, तो इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ग्रहित की अगर बात करें तो ये ग्रहण किए गए हैं, ये हमारे नहीं हैं, ये लिए गए हैं। जैसे अ, आ, फ। अ जो है ये एक इंग्लिश का है, जैसे कॉपी, ओ, ये कॉपी में जो ऊपर ये वाली चीज़ है ये ली गई है, ग्रहित है। फ जो है ये शायद उर्दू या फारसी का है, कॉफ़ी, कॉलेज, डॉक्टर, हॉकी, ट्रॉफी, ये सारे ग्रहित हैं। तो इनमें से पूछ सकते हैं कि ग्रहित कौन सा है, वो आपको एक व्यंजन देगा और पूछ लेगा। अंतस्थ मोस्टली पूछा जाता है और ऊष्म व्यंजन, ये दोनों पूछे जाते हैं। कई बार संयुक्त व्यंजन भी पूछा जाता है, तो आप इसको एक बार ध्यान से कर लीजिएगा। अब बात करेंगे स्वर की। स्वर किसको कहते हैं, जिसको इंग्लिश में वोवल्स बोला जाता है, उसकी बात करेंगे। परिभाषा की अगर बात करें तो जिन वर्णों का उच्चारण स्थान करते समय मुंह से बाहर निकलने वाली प्राणवायु में किसी प्रकार का अवरोध नहीं होता, कोई घर्षण नहीं होता, कोई रुकावट नहीं होती, अर्थात जिन ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जा सके, उन्हें स्वर कहा जाता है। स्वर संख्या में 11 होते हैं। अ, आ, छोटी, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और औ, ये सारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं। स्वरों के भेद भी होते हैं, 3 भेद होते हैं बेसिकली। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के निम्नलिखित 3 भेद हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिनको शॉर्ट वोवल बोला जाता है, दीर्घ स्वर जिनको लॉन्ग वोवल बोला जाता है, और प्लुत स्वर होते हैं लॉन्गर वोवल्स। ह्रस्व स्वर की अगर बात करें तो ये बिल्कुल जो छोटे वाले, जिनमें कोई मात्रा भी नहीं होती और सिर्फ एक वर्ण होता है, जिन स्वरों को बोलने में कम से कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं, अ, छोटी, बड़ा ऊ और री। दीर्घ स्वर की अगर बात करें तो जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। दीर्घ स्वर को हम संधि स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर को क्या कहते हैं, संधि स्वर। और ये कितने होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं। और जबकि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। बात करेंगे अगर प्लुत स्वर की। जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर दीर्घ स्वरों को बोलने में अधिक समय लगाकर बनाया जाता है। इनका प्रयोग संबोधन में, अगर आप किसी को बुला रहे हो, जैसे राम, महेश, ओम, प्लुत स्वर प्रकट करने के लिए उस स्वर के पीछे 3 का अंक लगाया जाता है। प्लुत का प्रयोग प्रायः संस्कृत में किया जाता है। तो स्वर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो देखिए। सबसे पहले स्वर की परिभाषा, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह से निकलने वाली प्राणवायु में किसी प्रकार की रुकावट या अवरोध ना हो, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। उच्चारण में लगने समय के उच्चारण के आधार पर बोल सकते हैं। स्वरों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर संख्या में 4 होते हैं, दीर्घ होते हैं 6 और बाकी प्लुत स्वर वो नहीं पूछेगा। जिन स्वरों को बोलने में कम से कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। और जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे उनको प्लुत स्वर कहते हैं। अब बात करेंगे व्यंजन की। व्यंजन कॉन्सोनेंट किसको कहते हैं, परिभाषा देखिए। जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से निकलने वाली प्राणवायु का प्रवाह रुककर या घर्षण के साथ होता है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। जिन मतलब वर्णों के उच्चारण में, बोलने में थोड़ा कोई अवरोध हो या घर्षण हो, या जिससे वायु का प्रवाह रुक जाए, आप बोल के देखिएगा, उन्हें व्यंजन कहते हैं। अ बोलिए, अ।
कुछ भी अवरोध नहीं हो रहा है क्योंकि ये स्वर है और ह्रस्व स्वर है। व्यंजनों का उच्चारण सदा स्वरों की सहायता से होता है, जैसे क प्लस अ तो क हो गया, प प्लस अ प हो गया। हलंत, ये व्यंजन स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जाते, अतः हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों में अ जोड़कर लिखा जाता है। जिन व्यंजनों में अ नहीं होता उनके नीचे दाईं ओर बढ़ती हुई छोटी सी तिरछी लकीर होती है, जैसे ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये चीज़ देख लीजिए, ये लगाई जाती है, जिन्हें हलंत कहा जाता है। जिन व्यंजनों में हलंत लगता है उन्हें हलंत व्यंजन अर्थात ये स्वर रहित व्यंजन होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अड़। उदाहरण आप देख सकते हो, चिन्ह को लिखने में जैसे चिन्ह, तो ह के नीचे ये हलंत लगाया जाता है, इसको चिन्ह बोला जाता है। वोक, संवयम, ये सारे क्या हैं, ये हलंत वाले वर्ण हैं। व्यंजन के अब भेदों की अगर बात करें तो व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं, जैसे हमने स्वर के पढ़े, स्वर के 3 भेद हैं, ऐसे ही व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं। वो कौन से होते हैं वो देखिए। व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु कंठ से निकलकर मुख के विभिन्न भागों से स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। वायु कंठ से निकलेगी और मुख से विभिन्न भागों से स्पर्श करते हुए बाहर आएगी, इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। क से लेकर मैं तक के सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन है और इनकी जो संख्या है वो 25 है। इन स्पर्श व्यंजनों को 5 भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक वर्ग का नाम उनके पहले व्यंजन से होता है, जैसे हमने पढ़ा था क्वरग, च्वरग, ट्वरग, त्वरग और पवरग। ये 25 होते हैं, हर लाइन में 5 होते हैं वर्ण, इनको स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण पंचमाक्षर कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा, ये वाली लाइन, प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण पंचमाक्षर कहलाता है। सेकंड अगर बात करें तो अंतस्थ व्यंजन की, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुंह के किसी भाग का स्पर्श ही नहीं करती और ना ही वायु रगड़ कर बाहर निकलती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और ये हमने पढ़ा भी है, इनकी संख्या 4 होती है, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से थोड़ी हीटिंग या ऊष्मा पैदा होती है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, श, श, श और ह। क्योंकि श, श, श तो फ्रिक्शन भी होता है, घर्षण भी होता है और एक हीटिंग भी होती है, राइज, तो ऊष्मा पैदा होती है, इनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन की अगर बात करें तो एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है, जैसे अक्ष, त्र, अज्ञ और श्र। श्र भी एक संयुक्त व्यंजन है और इसी में से पूछा जाता है मोस्टली, जो ये श्र है इसको श प्लस र ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये श्र जो है इसको संयुक्त व्यंजन की कैटेगरी में रखा गया है। अब देखिए अयोगवाह वर्ण, एक्सेप्शनल लेटर्स, स्वरों, व्यंजनों और संयुक्त वर्णों के अतिरिक्त 2 वर्ण और भी हैं जिनको अयोगवाह कहलाते हैं। टोटल मिलाकर 46 होते हैं। इनमें से एक को अनुस्वार और दूसरे को विसर्ग कहा जाता है। अनुस्वार जिसमें से नेजल साउंड है, नाक से निकलने वाली ध्वनि को अनुस्वार कहते हैं और इनका चिन्ह एक बिंदु होता है, जैसे संत के ऊपर बिंदु लगा है, कंस है, बसंत है, खंड है, गंगा है, ये सारे अनुस्वार हैं क्योंकि इनके ऊपर बिंदु लगा होता है। विसर्ग की अगर बात करें तो ये एक अयोगवाह व्यंजन के सामने लगाया जाता है। इनका उच्चारण आधे ह के समान होता है, जैसे प्रायः, दुख, प्रातः, आधा है वाली जो साउंड निकलती है, इनको विसर्ग कहते हैं। वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद क्या है, किसी शब्दों के वर्णों को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे धृतराष्ट्र शब्द का वर्ण विच्छेद आगे किया गया है, ध जमा र जमा त जमा अ फिर र फिर बड़ा आ, श, ट, र और ए, ये बनाकर ये सारे टुकड़े करके इनको धृतराष्ट्र शब्द का वर्ण विच्छेद किया गया है। ये वर्ण विच्छेद के कुछ उदाहरण हैं जिन्हें आप देख सकते हो, एक दो कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे प्यासी है, अगर प्यासी का वर्ण विच्छेद करने को आ जाए तो प के नीचे हलंत, फिर क्या आएगा, य के नीचे हलंत, फिर आएगा आ जो कि एक दीर्घ स्वर है, फिर आएगा स के नीचे हलंत और फिर आएगा बड़ी ई, तो ये क्या हो जाएगा, प्यासी। ये सारे वर्ण विच्छेद के उदाहरण हैं। वर्ण विच्छेद मतलब वर्ण विन्यास संबंधित कुछ विशेष बातें हैं, ये देख लीजिएगा। परीक्षा और युद्ध,
जैसे विद्यालय हो गया, डॉक्टर हो गया, पहुँच हो गया, काँपना हो गया, हंस है। हंस देखो 2 बार इसका संधि विच्छेद किया गया है, यहाँ से देखिए हंस और हंस, एक चंद्र बिंदु वाला है और एक खाली बिंदु वाला है, अनुस्वार वाला। तो ह जमा अ, श और अ, सिर्फ यही अंतर है कि इसके ऊपर चंद्र बिंदु है और इसके ऊपर खाली बिंदु है, अनुस्वार वाली। तो ये सारे वर्ण विच्छेद हैं। वर्ण विन्यास में अनुस्वार को स्वर के ऊपर दिखाना है, ना कि 5वां अक्षर। ठीक है, तो ये सारा वर्ण विन्यास के ऊपर था। हमने स्वर और स्वरों के भेद, व्यंजन और व्यंजनों के भेद देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा वर्ण विन्यास रहता है वो, और स्पेल जिसको वर्तनी कहते हैं उसको कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।